तो एग्जाम पास में पुनः आप सबका स्वागत है। मैं सनत वाजपेयी आज आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अलग अलग टाइप के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें करंट क्या है, वोल्टेज क्या है और इसके अलग अलग यूनिट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का किस प्रकार से बनाया गया, तो सारी बातें आज की इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपको कभी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो जनरल साइंस वाला पोर्शन है उसमें दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक मेरी बात है, मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। मुझे 12 सालों का टीचिंग अनुभव है और वो अनुभव मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके बताने वाला हूँ। यानी अनुभव का फायदा तभी होता है जब हम आपको आपके एग्जाम में आने वाले सेलेक्टिव क्वेश्चंस को बकायदा समझा सकें, करवा सकें। अगर वो अनुभव आपको वो क्वेश्चन का करवाने में कामयाब नहीं हो पाता है तो मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस को कुछ फायदा नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी मैं होने नहीं दूंगा। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का। यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत धारा। तो कभी भी एग्जाम में आता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहा जाता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोज्ड सर्किट। याद रखिएगा, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, करंट में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल घूमते हैं? तो करंट में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एटम में जो इस प्रकार का एटम स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर वाले जो न्यूक्लियस के अंदर है या नाभिक के अंदर है वहां पर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स है, लेकिन ये पार्ट्स कोई रोल प्ले नहीं करते हैं किसी भी कंडक्शन में या इलेक्ट्रिकल करंट में। ये जो बाहर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये ही लगभग लगभग सभी रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो वैसे भी कभी क्वेश्चन आए, प्राय रासायनिक अभिक्रियाओं में, केमिकल बॉन्डिंग में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं? तो आंसर क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट में भी कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल करंट का कारण है या करंट के रिस्पॉन्सिबल हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स। एक बात और याद रखना, आपके शरीर में भी जो रबिंग के कारण चार्ज इंट्रोड्यूस होता है, इसके लिए भी ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबल है। ये बादलों में जो चार्ज आ जाता है वो भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से पैदा होता है। क्लियर हो गया? और कभी कहे इसका एसआई यूनिट क्या है? करंट का एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। और आपको पता होगा करंट जितने भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पार्ट्स हैं, चाहे वोल्टेज है, पावर है, एनर्जी है, करंट है, इनमें सिर्फ करंट ही एक ऐसा यूनिट है जो फंडामेंटल है, यानी मूल राशि है। करंट ही है जो खाना पकाएगा, करंट ही है जो बल्ब जलाएगा, करंट ही है जो हमारी जान ले लेगा। ठीक है? तो टेक्निकल रॉन्ग सेंटेंस है कि उस आदमी को वोल्टेज के कारण उसकी जान चली गई या उस आदमी की पावर के कारण जान, उसकी जान जाने के लिए करंट ही रिस्पॉन्सिबल है। तो खाना पकाने वाला भी करंट, हमें पकाने वाला भी करंट। तो याद रखिएगा, करंट इज अ फंडामेंटल यूनिट। बाकी जितनी चीजें हैं, पावर है, एनर्जी है, वोल्टेज, वो सब डराइव्ड यूनिट है या डिपेंडेंट यूनिट है। इंस्ट्रूमेंट एमीटर और गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट वैल्यू। तो याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर, लेकिन वैल्यू जो मापते हैं वो एम्पियर में मापते हैं। क्लियर हो गया? तो और अगर ऑप्शन में आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम एमीटर ना दिया गया हो तो गैल्वेनोमीटर भी चल जाएगा। याद रखिए, एक साइंटिस्ट था गैल्वनी, और गैल्वनी के नाम पर ही करंट को मापने वाला जो डिवाइस है। एक बात और, नॉट ओनली करंट, वोल्टेज को मापने के लिए भी गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका एक अरेंजमेंट होता है, यानी अगर गैल्वेनोमीटर के, याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे, लो वैल्यू रेजिस्टेंस, तो ये बन जाएगा एमीटर। याद रखिएगा, एमीटर। और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर लगा देंगे हाई वैल्यू रेजिस्टेंस तो ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। याद रखिएगा, मैं जो बात मैं बोल रहा हूं इसको आप अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में भी काम आता है और एमीटर में भी काम आता है। एमीटर जो होता है, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। मैं दोबारा याद दिला रहा हूं आपको, एमीटर यानी ये क्या है? एमीटर। इसको लगाएंगे सीरीज में, लेकिन इसके अंदर जो हमने रेजिस्टेंस लगाया है वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है, कंफ्यूजन दूर करना है। एमीटर शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, एमीटर शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर हो गया? डिवाइस के साथ। लेकिन एमीटर के अंदर जो डिवाइस है, जैसे गैल्वेनोमीटर है और एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं, तब ये क्या बनता है? एमीटर। समझ में आ रहा है आपको? ये जो ए लिखा है, दिस ए, इस ए के अंदर ये होता है जी और एक रेजिस्टेंस पैरेलल, इसको मिलाकर ए बनता है। तो ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, पंक्ति में विद्युत धारा समान रहती है। अपने दिमाग में एक चीज और याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, आरआरबी एनटीपीसी वाले, करंट इज इक्वल टू सीरीज एंड वोल्टेज इज इक्वल टू पैरेलल। क्लियर हो गया?
या हिंदी में कहें तो वैसे याद है कि हिंदी मीडियम वाले भी करंट को करंट ही समझते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। विद्युत धारा तो बहुत कम जगह लिखा होता है, करंट ही लिखा होता है हिंदी मीडियम में भी। तो करंट को कभी भी कोई क्वेश्चन करंट से रिलेटेड तो आप याद रखना पंक्ति वाली चीजें पूछी जाएंगी इसमें। क्लियर हो गया? करंट कहां समान रहता है, करंट को मापने का इंस्ट्रूमेंट कहां लगाया जाता है, पंक्ति में या सीरीज में। वोल्टेज का साथी है पैरेलल, समानांतर। वोल्टेज जो है, वोल्टेज को मापने का यंत्र वोल्ट मीटर कहां लगाया जाता है, पैरेलल में या समानांतर। क्लियर हो गया? समानांतर पैरेलल में लगाया जाता है। तो आपको दिमाग में अच्छे से याद रखना है, सीरीज का साथी करंट, पैरेलल का साथी वोल्टेज। क्लियर हो गया? तो इस चीज को आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट इज पंक्ति में विद्युत धारा समान रहती है, ये हो गया। एमीटर सदा पंक्तिबद्ध लगाया जाता है। मैंने बोला ना, कोई भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, करंट को मापने का यंत्र कहां लगता है, सीरीज में लगता है। और जो एमीटर होगा, एमीटर का रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम। एमीटर का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। ये आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। एमीटर शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और एमीटर यानी करंट को मापने का यंत्र, इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, न्यूनतम रुकावट। और रेजिस्टेंस आप में से हो सकता है कई लोग ना समझते हो, उसको भी मैं अच्छे समझा दूंगा। अभी ओम्स लॉ हम पढ़ने वाले हैं, ओम्स लॉ में आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज रेजिस्टेंस या रुकावट, या एक प्रकार का आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्रिक्शन ही रेजिस्टेंस होता है। ये फ्रिक्शन हमें कई बार मदद भी करता है, कई बार हमारे खिलाफ भी काम करता है। ठीक है? नेक्स्ट इज विभवांतर, विभव में अंतर। क्लियर हो गया? इसके ही अल्टरनेट नेम है, आप इस विभवांतर को ही क्या कह सकते हैं, वोल्टेज या इफेक्टिव वोल्टेज। हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो नाम है इंग्लिश में, वो भी विभवांतर का ही है, पोटेंशियल डिफरेंस। एक वर्ड और होता है ईएमएफ, आपको याद रखना है। इंग्लिश में ये तीनों एक ही वर्ड के सिनोनिम हो सकते हैं, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फुल फॉर्म ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जनरली कोई बैटरी है वो कह देते हैं उसमें ईएमएफ इतना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पोटेंशियल का डिफरेंस, हमें वोल्टेज में पोटेंशियल से मतलब नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब, यानी जैसे एक तार में 220 वोल्ट है, दूसरे में 0 है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 220 माइनस 0, 220। अगर मैं कहूं यहां 220 है, यहां भी 220 है, तो डिफरेंस कितना होगा, 0 वोल्ट। इसका मतलब ये कुछ भी अप्लायंस को चला नहीं सकता है। तो हमें पोटेंशियल से नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है, विभव से नहीं, विभव में अंतर से मतलब है, विभवांतर, अंतर यानी डिफरेंस। तो विद्युत धारा द्वारा कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क बाय इलेक्ट्रिक करंट, जो ताकत है, कैपेसिटी है, उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। आप थोड़ा ऐसा समझे, वोल्टेज और करंट में अगर आपको डिफरेंस समझना है कि वोल्टेज करंट में क्या डिफरेंस हो सकता है। वोल्टेज तो है जैसे आपके शरीर की क्षमता। कई लोग हैं बहुत ज्यादा दिमाग से भी और शरीर से भी बड़े हष्ट पुष्ट हैं, क्लियर, लेकिन उनको समाज में कोई इज्जत नहीं, उनके पास कोई मेडल नहीं है, उनके पास कोई अचीवमेंट नहीं उनके पास, क्योंकि उनके आउटपुट या कहीं उनका करंट ड्रॉ 0 है। तो समाज में हमारी इज्जत वोल्टेज से नहीं है, करंट से। एक कम शक्तिशाली व्यक्ति भी हो सकता है ओलंपिक में गोल्ड ले आए, क्लियर, क्योंकि वो लगातार प्रैक्टिस करता है, यानी प्रैक्टिस करना है यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। तो अगर आपके पास बहुत दिमाग है, बहुत दिमाग है, बहुत दिमाग है, लेकिन उस दिमाग से आप कोई पेपर क्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दिमाग का कोई फायदा नहीं है, माने कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है और आपकी समाज में कोई इज्जत नहीं है। लेकिन आपका दिमाग कोई बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, लेकिन आप लगे रहते हैं अपने काम में, लगे रहते हैं, तो आपको जल्दी ही पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब में एंट्री मिल जाएगी। तो क्या कह रहे हैं इसको, वोल्टेज का अर्थ तब सार्थक होगा जब उससे करंट ड्रॉ किया जाएगा। भाई कहते हैं हमारे घर में वोल्टेज आ रही है 440, ठीक है, माने कैपेसिटी बढ़ गई है, लेकिन इस वोल्टेज को हम करंट की फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते, अदरवाइज वो जला देगा। क्लियर हो गया? तो कैपेसिटी ज्यादा है, उसकी बेयरिंग जो थ्रेशोल्ड है उससे ज्यादा कैपेसिटी हो गई, तो हमारे किसी काम का नहीं है। वोल्टेज 220 से कम है तभी वो हमारा काम नहीं कर पा रहा है। तो याद रखिएगा, वोल्टेज का संबंध करंट से है, बिल्कुल है, लेकिन वास्तव में जो कार्य करता है वो करंट ही करता है। भाई इस क्लासरूम में मैं लेक्चर ले रहा हूं, यहां पर अभी मैंने बल्ब ऑन किए हुए हैं तो बल्ब का प्रकाश है, अच्छा, तो जब मैं बल्ब बंद कर दूंगा तभी भी वोल्टेज है, अभी जब बल्ब जले तभी भी वोल्टेज है, लेकिन फर्क क्या दोनों में, एक में वोल्टेज करंट में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए उसकी कुछ वैल्यू है, बल्ब जल रहा है, प्रकाश देगा,
अगर वोल्टेज करंट में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो उसकी उस वोल्टेज की कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो दिमाग ज्यादा होने से कुछ नहीं होता है, दिमाग से कोई ना कोई आउटपुट या करंट ड्रॉ होना चाहिए। तो आई थिंक आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि वोल्टेज और करंट में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस माना जाता है। सोसाइटी में करंट को ही अहमियत है, वोल्टेज की जब तक करंट ड्रॉ ना हो कोई अहमियत नहीं है। क्लियर। वोल्टेज का एसआई मात्रक या यूनिट क्या है? वोल्ट। याद रखिएगा वोल्ट। हमारे घरों में इफेक्टिव वोल्टेज आती है 220 वोल्ट। क्लियर। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो इसको मापता है? वोल्ट मीटर। हालांकि कई जगह आपने लिखा होता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का तो काम होता है वो कई चीजें माप लेता है, उसमें स्विच होता है, करंट माप लेगा, वोल्टेज माप लेगा, रेजिस्टेंस माप लेगा, पावर माप लेगा। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को याद रखना है, लेकिन अलग से कभी कहे वोल्टेज को मापने का यंत्र वोल्ट मीटर, और मैंने आपको जस्ट अभी पहली स्लाइड में बताया था एमीटर जैसे करंट भी माप लेता है, उसके साथ साथ गैल्वेनोमीटर भी करंट माप लेता है, गैल्वेनोमीटर वोल्टेज भी माप लेता है। तो कभी कहे क्या गैल्वेनोमीटर वोल्टेज माप सकता है? बिल्कुल माप सकता है। क्या वोल्ट मीटर भी माप सकता है? बिल्कुल माप सकता है। क्लियर हो गया? लेकिन एमीटर करंट नहीं माप सकता है। ठीक है। समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया? वोल्ट मीटर को कभी भी कहीं कहां लगाया जाएगा? वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन, जैसे कोई ये मोटर है, इस मोटर के ये पैरेलल लगाया जाएगा। ठीक है। ये कोई सप्लाई आ रही है यहां कहीं से, यहां से भी सप्लाई आ रही है, तो करंट यहां से आ रहा है, तो ये वोल्ट मीटर जो है इसके समानांतर लगा हुआ है, पैरेलल लगा हुआ है, सीरीज में नहीं लगा। अगर एमीटर लगा होता तो कहां लगा होता? यहां सीरीज में। ये मोटर है, ये एमीटर है, ये मोटर है और ये वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है। और घरों में नियत या कहें इफेक्टिव आरएमएस बोलते हैं इसको, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है? 220 वोल्ट। ठीक है। 220 वोल्ट। तो ये इफेक्टिव माना जाता है। इसको ना तो मैक्सिमम कह सकते हैं आप, ना मिनिमम कह सकते हैं आप, ना एवरेज कह सकते हैं। इसको क्या बोलना है? इफेक्टिव ही बोलना है, या आरएमएस। कितना होता है? 220। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर सदा समांतर लगाया जाता है। क्लियर है? और अधिकतम, ये प्रतिरोध नहीं है, ये प्रतिरोध है, अधिकतम प्रतिरोध यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ठीक है। अगर कोई एसी सोर्स है, यहां पर ये मोटर लगा हुआ है, तो इसके पैरेलल में लगेगा वोल्ट मीटर और इसका रेजिस्टेंस शुड बी मैक्सिमम। आपके दिमाग में आ रहा हो सर ये तो आपने बताया नहीं क्यों? हालांकि ये कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट फिर भी जैसे हमने हर चीज को समझा ही है तो इसको भी समझ लेते हैं, रट्टा मारने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। देखिए करंट के पास दो रास्ते हैं जाने के लिए, यहां और यहां। अब करंट जो है अगर थोड़ी देर के लिए मान ले इसका प्रतिरोध कम कर दे इस वोल्ट मीटर का, तो सारा करंट इसी से बाईपास कर जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा वो रास्ता चुनता है जिसमें बाधा कम होती है। बाधा यानी रुकावट, यानी प्रतिरोध जिसमें कम होगा, करंट उसी रास्ते में चलना। करंट या हम लोग भी उसी रास्ते को चुनते हैं जिसमें दिक्कत कम आती है, तो करंट भी इसी रास्ते से चला जाएगा सारा। अगर इसका प्रतिरोध कम है तो क्या करते हैं? इसका प्रतिरोध बढ़ाते हैं, और अगर हमारे लिए संभव हो तो उसका रेजिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट। बट आपको पता अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट बिल्कुल भी नहीं जाएगा यहां से। तो हम कह सकते हैं फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन काफी ज्यादा वैल्यू है, ताकि क्या हो, जैसे मान लो यहां से करंट आ रहा है अभी 100 मिली एम्पियर। ठीक है। गिवन एग्जांपल ओनली। तो इस 100 मिली एम्पियर में से 1 मिली एम्पियर चला गया यहां से और 99 मिली एम्पियर चला गया इस मोटर में से। तो हमें यही तो करना था, क्योंकि मेन हमारा काम कौन करा रहा है? ये तो मोटर ही कर रही है। वोल्ट मीटर के अंदर तो एक डिफ्लेक्टिंग कॉइल है, गैल्वेनोमीटर इज नथिंग, ओनली अ डिफ्लेक्टिंग कॉइल। एक सुई तो है, जब उसमें करंट जाएगा तो सुई के नीचे एक कुंडली है, सोलिनॉइड है। ये जो निडल है ये लोहे की बनी हुई है, और ये कुंडली जो है ये आपको पता कॉपर वायर है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। जब इसके अंदर गैल्वेनोमीटर में एक करंट जाएगा इसके अंदर कुंडली में, तो ये बन जाएगा चुंबक, और चुंबक इस लोहे की सुई को खींचेगा अपनी तरफ। अगर खींचेगा तो सुई एक पॉइंट पे मतलब रोटेट कर सकती है ऐसे ऐसे, तो खींचेगी तो सुई इसकी तरफ जाएगी, तो सुई अगर यहां खींचेगी तो ये ऐसे डिफ्लेक्शन करेगा। तो जितनी ज्यादा इसके अंदर करंट जाएगा उतना ही ज्यादा ये सुई डिफ्लेक्ट करेगी। तो इसी हिसाब से वोल्टेज भी माप लेती है और ये करंट भी माप लेती है। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो याद रखना वोल्ट मीटर शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, और इसका रेजिस्टेंस शुड बी एज मच एज पॉसिबल।
ठीक है, जितना ज्यादा उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट, अब आ रहा है ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो आपने इसके बारे में भी कहीं जरूर पढ़ा होगा, ओम्स लॉ के बारे में, ओम का नियम। तो ये जो ओम साइंटिस्ट, इसने बड़ी साधारण सी बात थी जो कई बार असाधारण हो जाती है जब समझ में नहीं आती है। तो क्लियर, सीधी बात क्या है, ज्ञानी आदमी को ज्ञान साधारण ही लगता है, क्लियर हो गया, लेकिन अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो फिर उसके लिए असाधारण बन जाता है। तो मैं यही चाहता हूं आपके लिए सारी टिपिकल चीजें आपको साधारण लगे, और साधारण का मतलब आपको समझ में आ गया है, क्लियर। कोई भी मोटर है, जनरेटर है, इसका सिद्धांत जो है आपको परेशान ना करे। विटामिन है, किस प्रकार से बन रहा है, और वो कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। आई प्रॉमिस, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप एग्जाम पास में मेरे शुरू से लेके एंड तक एक भी क्लास मिस मत करें, क्लियर हो गया, एक भी क्लास मिस मत करें, आपको कभी भी जनरल साइंस में दिक्कत नहीं आएगी। इवन मैं तो यहां तक कह रहा हूं, आपको अगर कभी साइंस से कोई भय पैदा हो गया है, वो भय भी दूर हो जाएगा। इनफैक्ट आपके सारे सब्जेक्ट अगर आपको लगता है कि नहीं यार भयभीत करते हैं, तो आप क्लास शुरू से लेकर एंड तक देखो, लेकिन बीच में लेक्चर मिस करने से बात नहीं बनेगी। तो आपको कोई भी सेक्शन में ऐसा लगता है कि नहीं यार कैसे रिदम बनेगा, देखो सबसे आसान तरीका होता है बस बुक लो, शुरू कर दो। आपको ये बात याद रखनी है, एक कई लोग कहते हैं सर इसको याद करें या इसको पढ़ें। मेरी बात जरा समझना इस चीज को, एक होता है इस चीज को याददाश्त में रखना, एक होता है खाली इसकी लर्न करना, फर्क है दोनों में। अब लर्न कर रहे हैं जरूरी नहीं है वो याद हो रहा है, क्लियर है, उसको पढ़ रहे हैं जरूरी थोड़ी वो याद हो रहा है। आपके बस में क्या है, आपके बस में याद करना नहीं है, लेकिन आपके बस में पढ़ना तो है। तो सिंपल सा फंडा है, कई लोग कहते हैं सर याद नहीं हो रहा इसलिए पढ़ता नहीं हो, ये नॉनसेंस स्टेटमेंट नहीं देनी है, क्योंकि हम अपने दिमाग को ही नहीं जानते हैं अभी। अगर आप किसी बुक को, किसी कंसेप्ट को, किसी क्लास को बार 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 प्रैक्टिस करो, इस फॉर्मूले को याद रखना, फॉर्मूला 3-4 हर जगह काम करेगा, कहीं कहीं भी लगा दो उसको। फॉर्मूला 3-4 का मतलब यह है मिनिमम 3 टाइम्स, और किसी को अच्छे समझना है तो पूरे किसी बुक को आप पहली दफा पढ़ो तो 12,000 क्वेश्चन है, शायद आपको मुश्किल से 500 या 1000 क्वेश्चन समझ में आएंगे। दोबारा पढ़ो उसको, तो ये 500 थे पहले, दोबारा पढ़ोगे तो 500 का 1000 नहीं होगा, ये सीधा 500 का 5000 हो जाएगा। 12,000 क्वेश्चन थे, 3 बार पढ़ो, आपको ये क्वेश्चन करीब करीब 10 से 12,000 यानी करीब करीब पूरे समझ में आ जाएंगे। और लगता है यार अभी भी कुछ कमी है तो उसको एक बार और पढ़ डालो। बट प्रॉब्लम क्या है, आपने कोई भी बुक पढ़ी है कितनी दफा, अगर पढ़ी भी है तो एक दफा पढ़ी है, और कहीं होते एक दफा भी नहीं पढ़ी, तो कैसे हम कह देंगे कि हमने लर्न किया है, हमने पढ़ा है। यार पढ़ तो सकते हैं ना आप, क्लियर है ना। मेमोरी, ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों शब्दों में, आपको याद आना है, वो मेमोरी में बनता है नहीं बनता है वो उस पर छोड़ दो। और सिंपल है, ये तो साइंस का नियम है, किसी व्यक्ति विशेष को भी, किसी वस्तु को भी आप बार बार देखते हैं अपने आप ही याद हो जाता है। इंग्लैंड में कोई 4 साल का बच्चा है, वो भी इंग्लिश बोलता है, तो उसको क्या, कितनी बार हमने उसको मतलब मेमोराइज कैसे हो गया वो, क्योंकि वो लर्न कर रहा है, लर्न कर रहा है बार 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 बार, वो उसको याद हो गया उसको, या ये कहें उसको उसकी याददाश्त में वो फिट हो गया है। तो आप लोगों को ऐसा ही करना है, कोई बुक के पीछे पड़ जाओ बस, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, तो ये जो क्लास है इसको शुरू से लेकर एंड तक देख डालो आप, ठीक है। समझ में आया आपको, सपोज आपको समझ में आया 30%, 20%, दोबारा देखो, तो 20 का 40 नहीं होगा, 20 का सीधा 70 होगा, अगली बार 100% एक एक शब्द, एक एक लाइन समझ में आएगी। ये फंडा हर जगह लगाओ, कोई भी बुक है, कोई भी नोट्स हैं, फॉर्मूला 3-4 याद रखना। जिसने भी आज तक कोई भी कंपटीशन दिया है उसका कभी 4 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर से रह गया है, कभी टटोल लेना, आपने वो काम नहीं किया जो मैं आपको बता रहा था, क्लियर हो गया। उस बुक को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। कहता सर नहीं याद हो रहा है, आप मस्तिष्क पर छोड़ दो, वो याद होगा ही, गारंटी। आपने शायद ये सुना नहीं होगा, चट्टान जो होती है, चट्टान जिसको बड़े
तलवार से भी नहीं काट सकते हैं। अगर आप किसी रस्सी से लगातार उस पर बल लगाओ, यानी जैसे कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मती हो। कुएं में आपने देखा होगा बड़े मजबूत पत्थर लगे होते हैं कुएं के किनारे जो होते हैं, और यहाँ बाल्टी है, बाल्टी से जब उसको घसीटा जाता है तो वो डेली रस्सी जब चलती है तो उस चट्टान पे भी ऐसा छेद बन जाता है जैसे किसी आपने किसी मजबूत खड़ग से या तलवार से बनाया हो, घिस घिस के। देख रहे हैं आप, जो काम किसी तलवार से भी नहीं हो सकता वो एक रस्सी ने कर दिखाया। तो मान लेते हैं यार मूर्ख नहीं है, महामूर्ख है, ठीक है, मूर्ख नहीं है हम लोग, महामूर्ख है, जड़ एकदम। लेकिन अगर आप पढ़ो फिर पढ़ो फिर पढ़ो फिर पढ़ो, बस ज्ञानी। समझ में आया? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्लियर हो गया? ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आपका जो बस है वो फल में नहीं है। कहते हैं यार याद ही नहीं हो रहा इसलिए मैं पढ़ता नहीं। अरे यार फिर वही बात, फल की चिंता मत करो। आपने पढ़ा है, वो दिमाग में जगह बन गई है उसकी, दोबारा पढ़ो, पक्की थोड़ी जगह हो जाएगी, थोड़ा और पढ़ो और पक्की हो जाएगी, फिर एकदम पक्की हो जाएगी। बस यही करना है। कई लोग कहते हैं सर उसको तो एक ही बार में याद हो जाता है। आप इस प्रकार से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो दुविधा में फंसते चले जाएंगे, ठीक है? तो कंपेयर नहीं, कर्म करो सिर्फ। क्लियर हो गया? तो याद रखिए, वोल्टेज है, ये करंट है, बहुत सिंपल सा है। अगर आपके घर में अप्लाइड वोल्टेज बढ़ जाए, जैसे 220 की बजाय 250 हो जाए, तो करंट भी बढ़ता है, इसलिए बल्ब चमकने लग जाता है ज्यादा। ठीक हो गया? तो ये आपने शायद किसी ने 10th क्लास में इसका ग्राफ भी बनाया हो शायद। क्या होता था, वोल्टेज हम लेते थे, कुछ हमने वोल्टेज ले ली, मान लीजिए सपोज 110 वोल्ट में हमने देखा करंट 1 एम्पियर का है, फिर हमने वोल्टेज बढ़ा दी, ठीक है, कोई एक मतलब डिवाइस लगा हुआ है, कोई बल्ब है, कुछ भी है, उसमें वोल्टेज बढ़ा दी हमने, जो ये बेयर कर सकता है, इसको बर्दाश्त कर सकता है, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट में देखा ये करंट बढ़ गया अभी 2 एम्पियर का। तो ऐसे करते करते देख रहे हैं हम, ये जैसे वोल्टेज बढ़ रही करंट बढ़ता जा रहा है। तो इसी से हमें बात समझ में आई कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसको जब ओपन करेंगे तो V बराबर I, एक कांस्टेंट लगाया, किस कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ रहा है, वो R है। इसकी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए, तभी वोल्टेज और करंट का ये रिलेशनशिप वैलिड होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप बार बार जो लोड लगाया उस लोड की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर ये केस वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड हो जाएगा। जैसे बल्ब है, बल्ब की एक पर्टिकुलर रुकावट है, या कह सकते फ्रिक्शन है उस तार में, जो तार को इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक रहा है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो अब आपको रेजिस्टेंस को अच्छी तरह समझना है कि ये रेजिस्टेंस क्या भला है, किस प्रकार से इस पर आप एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको अच्छे से समझना है। यस, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो पहली लाइन से ही काफी क्लियर हो जाता है व्हाट इज रेजिस्टेंस। इट इज सेम लाइक ह्यूमन फ्रिक्शन, ये मानव घर्षण के समान है। जो हमारे लिए फ्रिक्शन है, जैसे मान लीजिए मेरे पीछे जो बोर्ड है काफी चिकना है, अगर मैं इसमें हाथ घिसता हूं, अच्छे से हाथ घिसता हूं, तो बहुत आसानी से हाथ घिस जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी खुरदरे सरफेस पर, खुरदरा सरफेस अभी यहां तो मुझे कहीं दिखाई नहीं रहा है, हाँ ये एक गत्ता है, क्लियर। अगर मैं इस गत्ते पर अपना हाथ रगड़ूं अच्छे से, तो ये इस बोर्ड के मुकाबले काफी रफ है, खुरदरा है, तो शायद मेरा हाथ इस बोर्ड पर जल्दी गर्म हो जाएगा। क्लियर, गर्म हो जाएगा, इस पे हाथ जल्दी गर्म नहीं होगा क्योंकि चिकना है एकदम, ये रफ है, खुरदरा है। तो आप समझना जरा बात को, जिस सतह का घर्षण ज्यादा होगा वहां चलने पर गर्मी भी जल्दी पैदा हो रही है। बात समझ में आ गई आपको? जिस सतह का घर्षण ज्यादा होगा वहां चलने पर या घिसने पर गर्म जल्दी हो जाएगा। बस यही सिद्धांत आपको तारों पर लगाना है। तार में भी आप मान लीजिए मटेरियल का एक उचित घर्षण है, और उसमें चलने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन। ये मान लीजिए एक तार है चांदी सिल्वर की, और एक तार है आयरन यानी लोहे की। तो अगर तार इसमें बह रहा है, माने इलेक्ट्रॉन इसमें बह रहा है, करंट चलने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन चले, इसमें बाधा ज्यादा, रुकावट ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन टक्कर मारेंगे, गर्म हो जाएगी तार। लेकिन ये स्मूथ है, बढ़िया हाईवे एक्सप्रेस चांदी की तार में चलने से इलेक्ट्रॉन को फ्रिक्शन नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा, बढ़िया चलेगा। समझ में आ गया आपको? तो यहां पर जिसको हम कह रहे हैं ना फ्रिक्शन, घर्षण, तार में उसी को बोल रहे हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध या रुकावट। तो ये पहली लाइन आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? इट इज सेम लाइक ह्यूमन फ्रिक्शन, जो हमारे लिए घर्षण, इलेक्ट्रॉन के लिए वही प्रतिरोध या रेजिस्टेंस।
अब इसको थोड़ा और डिफाइन करना हो तो क्या कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉनों के बहाव को रोकता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हाईवे एक्सप्रेस हाईवे है, इसमें कोई जीप है, जीप चल रही है। तो अगर एक्सप्रेस हाईवे है तो सीधी बात है, आपको पता है कि इस जीप को टायरों को वियर एंड टियर कम होगा, घर्षण कम होगा। लेकिन एक क्या बोलते हैं आप उसको, खड़ंजा या ईंटों की सड़क, साधारण ईंटों की सड़क है, और ईंटों की सड़क में आपको पता है इतना बढ़िया लेवलिंग भी नहीं होती है और फ्रिक्शन ज्यादा ऑफर करता है। तो यही जीप जब इस खड़ंजा सड़क पर चलेगी या ईंटों की सड़क पर चलेगी, साधारण ईंटें, लाल जैसे ईंटें होती हैं, उस पर इसको लेवलिंग नहीं होगी तो भड़ 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 भड़। तो अब जरा कहें किसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, यहां। सेम वही केस आपको इलेक्ट्रॉन के लिए लगाना है। क्लियर हो गया? दो अलग अलग तारे हैं, अगर किसी तार में चलने पर तार जल्दी गर्म हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध ज्यादा माना जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहां चलता है, गर्म नहीं होता है, तो रेजिस्टेंस कम माना जाएगा। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। इसका यूनिट क्या होता है, बात करते हैं इसके यूनिट की। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, ये ओम, ये वाला ओम नहीं लिखना आपको। क्लियर? इसका सिंबल ये है। क्लियर हो गया? ये तो अगर मैं आपको अलग अलग तारे दे दूं तो आपको पहचानना हो किसका ओम ज्यादा। जैसे कह लेता हूं मैं चांदी, एजी होता है। इसके बाद मैं कहता हूं जैसे एल्युमिनियम का एक तार है, एल सिंबल है, एक तार लोहे का है, एफई सिंबल है, एक तार कॉपर का है। और आपको ना चार अलग अलग वो दे देते हैं रेजिस्टेंस, जैसे 1 मेगा ओम, 1 किलो ओम। ठीक है, 1 मेगा ओम, 1 किलो ओम एंड 10,000 ओम एंड 100 ओम। चार तारे हैं बराबर बराबर लंबाई और चौड़ाई की। ठीक है, अलग अलग। आपको पता है ना, अगर हमने चार अलग अलग रेजिस्टेंस दे रखे तो इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस लोहे की तार का होगा, कौन सा रेजिस्टेंस लोहे की तार का होगा। बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है इन चारों में से, क्योंकि सब देखो इन चारों मेटल में से कौन सी तार कंडक्शन के लिए सबसे कम उपयोग में लाई जाती है। वही उपयोग में कम लाई जाती है जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, लोहा। लोहे की तारों का उपयोग मजबूरी में ही करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। घरों में आपको पता सबसे ज्यादा कॉपर इस्तेमाल होता है। आपको लग रहा है कि सर प्रतिरोध भी कॉपर का सबसे कम है, नहीं, सिल्वर का सबसे कम है। लेकिन इसका एक दूसरा कारण यह है, महंगा। भाई आपके घर में अगर चांदी की वायरिंग हो तो भाई बल्ले बल्ले, आपकी तो कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। कभी आप चाहे एसी लगाओ, चाहे हैवी मोटर लगाओ, तार जलेगा नहीं। बट चांदी बहुत महंगा है। पता लगा एफआईआर दर्ज हुई, कहता जी घर में चोर कुछ तो नहीं ले गए, सारी वायरिंग उखाड़ के ले गए। क्यों? सारी वायर जो थी वो चांदी के डला हुआ था। चांदी का तार बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, लेकिन वो इकोनॉमिकल पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने उसका एक अल्टरनेट निकाला, कॉपर। तो कभी एग्जाम में आपको आ जाए कि डोमेस्टिक वायरिंग में कॉपर ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस भी काफी कम होता है और ये हमारे लिए अफोर्डेबल भी है। इसको हम मतलब खरीद सकते हैं आसानी से, ये तो बहुत महंगा हो जाएगा फिर। तो आपको समझ में आया? तो हो सकता है शायद हमारे पूर्वज भी इसी कारण से खाने पीने के बर्तनों में चांदी का इस्तेमाल करते रहे हों, क्योंकि बॉडी में जितना ज्यादा कंडक्टिंग मटेरियल जाएंगे इतना ही मस्तिष्क का भी रिएक्शन टाइम जो है वो कम हो जाएगा, जल्दी रिस्पॉन्स करेगा। बिकॉज आपको पता है हमारी बॉडी में भी सिग्नल किस फॉर्म में चलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। ब्रेन कोई सिग्नल रिसीव करता है या ट्रांसमिट करता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट ही आप उसको मान लो। बहुत कम उसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, लेकिन वो करंट ही होता है। तो अगर बॉडी का इंटरनल रेजिस्टेंस अच्छा, या कहें अच्छा मतलब माने कम है प्रतिरोध, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से अपना संदेश भेज सकता है, जल्दी समझ में आएगा। और बोगस है दिमाग, इसका मतलब उसका प्रतिरोध ज्यादा है, शरीर का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो खाने पीने के बर्तनों में इसलिए इसका इस्तेमाल करते रहे थे, जिसको आज के लोग दिखावे की दृष्टि से देखते हैं, बट इट इज नॉट दिखावा, इट इज प्योर साइंस। क्लियर? ये कोई ठीक है, आप इसको रॉयल्टी से जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, लेकिन पहले तो सभी घरों में चांदी के बर्तनों में भोजन किया जाता था। और बहुत, मैं कोई आदिम युग की बात नहीं कर रहा हूं, आप पढ़ेंगे
1920 1980 तक भारत में आम जो प्रचलन में सिक्के चलते थे, कॉइन, वो सब चांदी के होते थे। बर्तन वगैरह लोगों के चांदी के हुआ करते थे। तो ये बहुत बड़ा कारण है रिएक्शन टाइम कम होने का। अभी रिएक्शन टाइम बढ़ रहा है। तो ऐसी कोई मेटल जिसमें लेड हो, ऐसी कोई मेटल जिसमें प्लास्टिक हो, पॉलीमर हो, इसका इस्तेमाल ज्यादा करने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा और आपको दिक्कत हो सकती है ब्रेन में। ठीक हो गया? आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज का। तो यह लिखा हुआ है, चांदी धातु का प्रतिरोध न्यूनतम, सिल्वर वायर हैज मिनिमम रेजिस्टेंस, सबसे कम प्रतिरोध होगा, रुकावट। नेक्स्ट इज फ्यूज तार। फ्यूज तार में सीसा प्लस टिन, ये दो लगे होते हैं घरों में, जो फ्यूज लगा होता है, आपको पता, किटकैट फ्यूज बोलते हैं इसको। सीसा प्लस टिन का प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न। ठीक है, यानी हाई रेजिस्टेंस, खूब को रोकेगा करंट को और जल्दी पिघल जाएगा। समझ में आ गया? फ्यूज का मतलब क्या है? पिघलने वाला तार, और वो सबसे पहले पिघलना चाहिए। पता लगा घर में सब कुछ जल गया सिवाय फ्यूज के, होना क्या चाहिए था? सिर्फ फ्यूज जल जाता, पूरा घर बच जाता। तो फ्यूज का प्रतिरोध ज्यादा होगा तभी वो गर्म होगा, और अगर गर्म हो रहा है तो जल्दी पिघल जाना चाहिए वो। तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, तो ये इन दो धातुओं में खासियत है। सीसा एक मेटल है, याद रखें, नॉट शीशा, इट इज सीसा, जिसको पीबी या लेड बोल देते हैं। ठीक है, लेड। तो लेड जो है, सीसा जो है, ये करंट को जाने में बाधा पैदा करेगा, तो खूब गर्म कर देगा। और टिन जो है, एसएन, ये जल्दी पिघल जाता है। तो कभी भी फ्यूज वायर में क्या क्या होता है? बेस मेटल हालांकि कॉपर ही होता है बेस मेटल, साथ में लेड और टिन होता है। आजकल प्लास्टिक पेंट वगैरह में लेड का इस्तेमाल बढ़ गया है। आपको पता होगा पीछे लेड मैगी में भी मिला था। ठीक है, मैं किसी कंपनी का कोई विरोधी नहीं हूं, लेकिन लेड को ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से हमारी बुद्धि पर इसका बुरा असर पड़ता है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कोई मतलब आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, किसकी अधिक मात्रा से दिमाग पर या नर्वस सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है? लेड। तो खाने में तो लेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो क्यों डालते हैं? क्योंकि एक लुब्रिकेंट की तरह होता है। तो जैसे आपस में जो गुथ जाती है मैगी, अगर लेड होगा तो अलग अलग नजर आएगी आप लोगों को। समझ में आ गया आपको? तो एक प्रकार का लुब्रिकेंट है, बट खाने में नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। वो अलग बात है, पेट्रोल में लेड मिलाया जाता है ताकि वो बढ़िया जले, एक लुब्रिकेंट का भी काम करे। नेक्स्ट इज हीटर तार। हीटर का जो तार होता है गर्म करने के लिए, किसका तार होता है? वो नाइक्रोम का तार लगा होता है। नाइक्रोम एक प्रकार का एलॉय है, मिश्र धातु। उसमें क्या क्या होता है? तीन चीजें तो वही होती हैं जो स्टेनलेस स्टील में होता है, आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीशियम प्लस सिलिकॉन। तो ये पांचों मिलकर क्या बनता है? नाइक्रोम का तार, हीटर का तार। उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, ना तो वो जल्दी पिघलेगा और खूब गर्म होगा, कितना ही गर्म कर लो पिघलेगा नहीं वो। तो ये किसकी खासियत है? हीटर के तार की। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा इसमें आइडिया ले लेते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, किस प्रकार से सीरीज में वो काम करेगा और वो पैरेलल में काम करता है, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। तो कहते हैं कि अगर 10th क्लास में आप देख लीजिएगा, ये पैरेलल लगा दिए तीन प्रतिरोध, तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये तीन है 30-30 के, 30-30-30, तो आपको लग रहा है 30-30 थी, ये तो 90 हो गया। 90 नहीं है, जबकि कितना होगा? 10 ही माना जाएगा। कैसे? 1/30, 1/30, 1/30, यानी नेट रेजिस्टेंस क्या होता है? 1/r। कैसे लगा? पैरेलल, Rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये जितने भी लगा रखे हैं आपने, ये नेट रेजिस्टेंस। जो भी वैल्यू यहाँ आएगी, याद रखिएगा, उसको आप क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, तब आपको आरपी की वैल्यू पता लग जाएगी। आरपी यानी पैरेलल में। जैसे मान लीजिए 100 100 100, तो 1/100 1/100 1/100 कितना हो गया? 3/100। इस 3/100 को आप क्या करना है? अभी 3/100 को उल्टा करना है, तो कितना आ जाएगा? 33.3 ओम। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ध्यान रखना है आपको, कभी भी एग्जाम में आपको आए पैरेलल, इसको सिंपल ऐसा समझो भाई, जैसे आप पहले जाते थे जहां जिस रास्ते से, वहां पर एक सड़क थी, पगडंडी पतली सड़क थी, साथ में अभी इसके ना एक पैरेलल सड़क और बना दी है, फिर एक पैरेलल और सड़क बना दी। तो देख रहे हैं, दो शहर हैं, कोई भी आप मान लीजिए, मथुरा, आगरा,
इन दोनों को जोड़ने के लिए पहले ये एक सड़क थी, सिर्फ ये वाली सड़क। तो क्या सारे वाहन इसी सड़क से जाया करते थे? अभी हमने पैरेलल में दो सड़क और बना दी, एक ये और एक ये। तो लोड अल्टीमेटली घट रहा है ना, यहां से भी चले जाएंगे, यहां से भी चले जाएंगे, यहां से भी चले, तो वही हो रहा है पैरेलल में। तो जैसे तार की मोटाई बढ़ती है प्रतिरोध घटता है। तो आपको याद रखना है पैरेलल में प्रतिरोध घटता है और सीरीज में या पंक्ति में प्रतिरोध बढ़ता है। जैसे हमें जाना था पहले हमें जाना था सोनीपत से हमें दिल्ली जाना था, तो इतनी लंबाई थी। फिर हमने प्लान बना चलो यार आगे और चलते हैं, तो हम दिल्ली से चले गए आगे फरीदाबाद, फिर हम आगे चले गए मथुरा, फिर चले गए आगरा। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ रही है वैसे वैसे तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, और जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ रही है वैसे वैसे प्रतिरोध घट रहा है। यानी इस मोटी तार को खोल के अगर आप एक सिंगल तार में कन्वर्ट कर देंगे तो उस पर्टिकुलर तार का प्रतिरोध ज्यादा माना जाएगा, लेकिन इस तार का प्रतिरोध कम माना जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि 10 किलो कॉपर है उसका रेजिस्टेंस हर केस में बराबर होगा, नहीं। अगर 10 किलो की आपने ऐसी कोई ऐसा ब्लॉक बना दिया कॉपर का तो इसका प्रतिरोध काफी कम है, और आप 10 किलो उसका वायर का इस प्रकार की कोई कॉपर ऐसी वायर बना दो, इसके मुकाबले इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। समझ में आ गया? तो ये न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं 1/r। एक चीज और याद रखिएगा, अगर सारे रेजिस्टेंस बराबर हो पैरेलल में, जैसे कुछ भी आप ले लीजिए 300 300 300 3 कितने आप 100 लगा दो 500 लगा दो पैरेलल में, तो सिंपल फॉर्मूला क्या है Rp इज इक्वल टू R/N, ये फॉर्मूला है। बट ये तभी चलेगा जब सारी वैल्यू पैरेलल की बराबर होगी। जैसे मैं कहूं 300 ओम के 300 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो 300 ओम यानी R कितने लगा रखे 300, तो 300/300 नेट रेजिस्टेंस कितना आया सिर्फ 1 ओम। सिंपल है निकालने का तरीका, ठीक हो गया। पैरेलल में जितने रेजिस्टेंस लगा रखे हैं वो क्या बोलते हैं N, कितनी कितनी वैल्यू लगा रखी है ये दोनों पता करो और R/N कर दो, R/N। बट इट इज ओनली वैलिड फॉर सेम वैल्यू रेजिस्टेंस, सारे बराबर होने चाहिए रेजिस्टेंस, चाहे आप 500 का लगाओ 1000 का लगाओ, लेकिन सब बराबर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। कहीं आप इसमें भी वही करने लग जाओ 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1R2, तो 1 घंटा लग जाएगा आपको। तो सिंपल ये फॉर्मूला याद रखिएगा R/N। नेक्स्ट इसमें ये क्या है, सीरीज में पंक्ति में प्रतिरोध बढ़ता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हाँ, पिछली वाली स्लाइड में आपने देखा होगा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया यानी तार की मोटाई बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, और यहां पर क्या था तार की लंबाई बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। 100 ओम 100 ओम 100 ओम, तो ये हो गया 100 जमा 100 जमा 100 300। ये तीनों पैरेलल में लगे होते तो 100 पैरेलल लगे तो 100/3 हो जाता। 100/3 है ये, वैसे 300 है। 100/3 का मतलब 33.3 ओम, देख रहे हैं आप। तो याद रखिएगा पैरेलल में जितने रेजिस्टेंस लगाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा, सीरीज में लगाएंगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, सीरीज में करंट हर डिवाइस को सेम मिलता है, यहां भी वही करंट, यहां भी वही करंट, यहां भी वही करंट। और जो पैरेलल होता है पैरेलल में करंट सबको अलग अलग मिलता है, जैसे यहां से I गया तो I1 I2 I3, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सबकी बराबर होती है, यहां भी यहां भी यहां भी, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट इसको भी मिलेगा, 12 वोल्ट इसको भी मिलेगा, 12 वोल्ट इसको भी मिलेगा। पैरेलल में वोल्टेज सदा समान रहता है, सीरीज में करंट सदा समान रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ डिवाइसेस हैं जो करंट में पूछता है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर इट आइदर स्टेप अप और स्टेप डाउन द एसी वोल्टेज। याद रखिएगा इसका पहला काम ये सिर्फ एसी में ही काम करेगा, डीसी में कभी भी काम नहीं करेगा। कई लोग कहते हैं एसी को डीसी में बदलता है, डीसी, ये सब बकवास है। डीसी से कोई लेना देना नहीं है ट्रांसफार्मर का, या तो बढ़ाएगा या घटाएगा, ठीक है। और हमारे घरों के बाहर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, हमारे घर के बाहर जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हैं वो क्या करते हैं 11,000 वोल्टेज को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते। तो कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन, ज्यादा को कम।
सिंपल अर्थ है स्टेप यानी सीढ़ी, डाउन यानी उतरना। सीढ़ी उतर रहा है तो स्टेप डाउन, सीढ़ी चढ़ रहा है तो स्टेप अप। ठीक है, कम से ज्यादा तो स्टेप अप, ज्यादा से कम तो स्टेप डाउन। ठीक है, तो हमारे घरों के बाहर स्टेप डाउन ट्रांसफर। इन्वर्टर क्या होते हैं? ये डीसी वोल्टेज को एसी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको चार्ज करी कराई बैटरी दे दी, लाइट चली गई है, तो उस बैटरी से पंखा चला रहे हो आप, बैटरी से बल्ब जला रहे हो, बैटरी से आप टीवी चला रहे हो, तो बैटरी का मतलब तो डीसी है, और आपका पंखा चलता है एसी में। तो जो डीसी को एसी कन्वर्ट कर रहा है वो डिवाइस का क्या नाम है? इन्वर्टर। और आपको लगा सर बैटरी भी तो चार्ज करनी है, बैटरी को चार्ज करने के लिए बहुत सस्ता डिवाइस लगा, उसका नाम बोलते हैं दृष्टकारी या रेक्टिफायर। मतलब इनमें बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप किसी रेक्टिफायर की बात करते हैं, अगर ये 5 रुपए का है तो ये इस 5,000 का होगा, है बहुत। इसलिए हमने ज्यादातर इंपॉर्टेंस किसको दी है? इन्वर्टर को दी है। माने इससे 1000 गुना ज्यादा महंगा है इन्वर्टर। रेक्टिफायर तो सिंपल डायोड्स के दो कॉम्बिनेशन रेक्टिफायर बोलते हैं। तो रेक्टिफायर इसलिए ज्यादा बहुत कम नाम में आता है। इनफैक्ट इन्वर्टर के अंदर ही रेक्टिफायर लगा होता है, बैटरी को चार्ज करने वाली चीज। लेकिन ये बहुत सस्ता डिवाइस है। ये एसी को डीसी में बदलता है। एसी को डीसी में बदलना बहुत आसान काम है, डीसी को एसी में बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। समझ में आ गया? डीसी फॉर डायरेक्ट करंट, इसको बोलते हैं डीसी करंट। और अल्टरनेट करंट यानी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यह है अल्टरनेट या एसी, यह है डीसी। हमारे घरों में एसी सप्लाई चलती है। और एक बात याद रखिएगा, एट सेम वोल्टेज डीसी और एसी में से कौन सी ज्यादा खतरनाक होगी? सेम वैल्यू में डीसी खतरनाक है। अगर 220 वोल्ट कहीं डीसी है, बैटरी में तो 12-12 वोल्ट की डीसी होती है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये तो पता होगा कि इन्वर्टर का करंट अगर 12, जब लाइट चली गई तो 12 वोल्ट से डीसी 220 में कन्वर्ट हो जाता है, तो स्टिल उसके अंदर डीसी फैक्टर रह जाता है। तो इन्वर्टर का करंट बेहद खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। ठीक हो गया? और ट्रांसपोर्टेशन में एसी सस्ते पड़ता है, यहां से वहां भेजना है, तो इसलिए हम ज्यादातर जो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं वो एसी रूप में करवाते हैं, डीसी में नहीं करवाते हैं। ठीक हो गया? तो हमने करीब करीब सारी मेन बातें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो जो क्वेश्चन का रूप ले सकती हैं, सारी बातें आज की क्लास में डिस्कस की। और अगली क्लास में दोस्तों हम कोशिश करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आपको समझाएं, रेडियोएक्टिविटी के बारे में आपको समझाएं, एटम बम और हाइड्रोजन बम के बेसिक प्रिंसिपल क्वेश्चन सारे डिस्कस करें। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।